गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार राघव आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सारणिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस लेक्चर को पूरा देखें और पढ़ें समझें। देखिए, हम आपको मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं और अब सारणिक पढ़ाएंगे। सारणिक क्या है? मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। दोनों में आपको डिफरेंस भी बताएंगे। तो सारणिक समझने से पहले आप डेफिनेशन समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। देखें दोस्तों, हम दो लीनियर इक्वेशंस, दो रेखीय समीकरणों पर विचार करते हैं। एक इक्वेशन हम लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से a1x प्लस b1y। और बच्चों एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं लेते, यहाँ पर नहीं ले रहे। तो जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ले रहे हैं तो क्या प्राप्त करेंगे? a1x इक्वल टू माइनस b1y। और इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो ये a2x इक्वल टू माइनस b2y हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानिए। अब आप क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 3 को समीकरण 4 से भाग करने पर, इंग्लिश वाले बच्चे स्वयं लिख लें, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। क्या प्राप्त करेंगे बच्चों? बी गेट हम प्राप्त करते हैं a1x बटे a2x इक्वल टू माइनस b1y बटे b2y माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, बाई से बाई खत्म, x से x खत्म। क्या बचा? a1 बटे a2 और b1 बटे b2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, आप जानते हैं a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे हम। तो बच्चों इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ 0। ये आपका टर्म हो गया इतना। अब ये जो वैल्यू होगी, ये एक अंकित वैल्यू होगी। ये रियल नंबर हो सकती है या ये सम्मिश्र संख्या। रियल का मतलब वास्तविक, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कॉम्प्लेक्स का मतलब सम्मिश्र संख्या, मतलब कॉम्प्लेक्स a प्लस i के रूप की संख्या हो सकती है। तो ये नंबर रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स, हिंदी में बोलूं तो वास्तविक हो सकता है, या फिर आपका सम्मिश्र संख्या हो सकता है। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वो क्या है? a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू a1 b2 a2 b1। हम इस तरीके से और लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सारणिक कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को सारणिक कहते हैं और जो ये वैल्यू है इसको सारणिक का मान कहते हैं। सारणिक या सारणिक का मान। अब आपको समझाते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी और किन मैट्रिक्स की डेफिनेशन, किन मैट्रिक्स की सारणिक निकल सकती है। तो बच्चों देखना जरा, कुछ मैट्रिक्स पर विचार करते हैं। अब हम डीपली डेफिनेशन समझा रहे हैं सारणिक की, जो आप भूलो ही नहीं। देखिए,
ये एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 3 2 3 4। एक दूसरी मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 3 2 3 4। सी एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 3। एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 और एक लिख रहा हूं ई 1 2 3 2 3 4 5 4 6। बच्चों आप एक बात ध्यान रखें कि सारणिक जो होती है वो एक मैट्रिक्स की आंकिक वैल्यू होती है। क्या होती है? एक मैट्रिक्स की आंकिक वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। सारणिक जो होती है उसको सारणिक कहते हैं या फिर किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान कहते हैं। अब जो सारणिक है बच्चों वो हर आव्यूह का नहीं निकाला जा सकता है, प्रत्येक आव्यूह का नहीं निकाला जाता है, केवल उस आव्यूह के सारणिक का मान निकाला जा सकता है जिस आव्यूह के ऑर्डर में, या ये कहें जिस आव्यूह में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। अर्थात एक सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारणिक निकाल सकते हैं या केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सारणिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों अब देखना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका भी हम डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसका ऑर्डर है 2/2, अर्थात इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे सेम, 2 ही रो है 2 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, तो बच्चों इसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है सेम। तो जो आपके पास 5 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं इनमें से केवल आप इस डी और इस ई का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इफ यदि डी इज इक्वल टू इतने देन फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डी एंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ई। तो बच्चों दोनों के रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के में? इसमें तो ये बड़ा ब्रैकेट लगाया जाता है मैट्रिक्स में, और उसमें एक मॉडुलस का सा साइन हम लगा देते हैं, मतलब दोनों तरफ 2 डंडे लगा देते हैं। देखिए कैसे, अब हम लिख सकते हैं फाइंड, बच्चों ये डिटरमिनेंट वैल्यू है, ये मॉड नहीं पढ़ेंगे यहाँ हम, ये क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डी। अगर मॉड पढ़ेंगे तो क्या डिफरेंस होगा ये भी आपको पढ़ा बताऊंगा। फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डी या ई ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या लिखेंगे आप 1 2 3 4। समझ में आ गया दोनों का रिप्रेजेंटेशन? इसके रिप्रेजेंटेशन में ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा और इसके रिप्रेजेंटेशन में ये साइन लगेगा। दोनों में डिफरेंस समझिए, साथ ही साथ डेफिनेशन तो बाद में बताऊंगा, पहले इनके डीपली नॉलेज लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। ये एक आंकिक वैल्यू नहीं है, इस मैट्रिक्स को हम केवल एक संख्या के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डिटरमिनेंट होती है वो एक आंकिक नंबर ही होती है। अर्थात इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक आंकिक वैल्यू फाइंड हम करेंगे। बच्चों ये क्या है 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो इसकी आंकिक वैल्यू कैसे हो जाएगी, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 8 × 4 - 3 × 2, 4 × 4 - 3 × 6, ये माइनस का 2। बच्चों अब आपको मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, और जब डेफिनेशन बता दूंगा उसके बाद दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। देखिए क्या आपने क्या समझा कि हम मैट्रिक्स डी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने इस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी आई -2। ये क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डी। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये साइन तो मॉड का भी था, बिल्कुल सही सोचा आपने।
लेकिन जब हम मॉड किसी भी नंबर पर लगाते हैं उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ प्लस में आता है, लेकिन यहाँ ये किसमें आपको दिखाई दे रहा है, माइनस में इसका मान। इसका मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और बच्चों डिटरमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। इसलिए अगर आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको मॉड ना पढ़ें, उसको डिटरमिनेंट ही पढ़ें, डिटरमिनेंट ऑफ डी, डिटरमिनेंट ऑफ डी। अगर इसको हम मॉड ऑफ डी पढ़ें तो ये फिर यहाँ गलत, क्योंकि मॉड तो प्लस में होता है, इसलिए इसको डिटरमिनेंट ही पढ़ना होगा, मॉड नहीं पढ़ेंगे हम। तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गई, -2। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू आंकिक है, आंकिक मतलब नंबर के रूप में है। ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अर्थात एक भाषा में बोलूं तो ये वास्तविक होता है। आंकिक वैल्यू क्या होता है, वास्तविक होता है, या फिर सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। और कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या जानते हैं आप, a+iv के रूप में भी हो सकता है। अब आप डेफिनेशन समझेंगे बच्चों। एक चीज और ध्यान से सुनो कि इसको हम केवल 2 लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर की। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की ही मिलती है और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, इसलिए यहाँ केवल एक नंबर लिख देते हैं डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर की। इसका मतलब इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। तो बच्चों आइए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, या ये कहें किसी भी n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को एक आंकिक संख्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, अर्थात वास्तविक भी हो सकती है और सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, के रूप में संबंध करा सकते हैं या के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये आंकिक नंबर जो है, ये आंकिक संख्या जो है, यही उस स्क्वायर मैट्रिक्स की, n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स की सारणिक या सारणिक का मान होता है। तो बच्चों आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं भी लिखे दे रहा हूँ डेफिनेशन को शॉर्ट में ही। ये सारणिक का मान जो होता है बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का, ये यूनिक होता है, अर्थात एक सारणिक का मान एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए ये सारणिक का मान कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों डेफिनेशन, एक बार फिर समझ लें। सारणिक की डेफिनेशन, किसी भी n ऑर्डर के वर्गावली को एक यूनिक कहते हैं हिंदी में अद्वितीय संख्या, जो वास्तविक हो सकती है, सम्मिश्र भी हो सकती है। वास्तविक आप जानते हैं यही 2, 3, 4, -5, -6, 8 इस तरीके से, और सम्मिश्र कहते हैं a+iv के रूप को, या सम्मिश्र संख्या से संबंध करा सकते हैं। इस संख्या को ही हम वर्गावली का सारणिक या वर्गावली के सारणिक का मान कहते हैं। क्लियर हो गया। सारणिक का मान कैसे अवयव का निकाला जा सकता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसका मतलब आप जानते हैं कि सारणिक जो हो गया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सब पार्ट ही हो गया, छोटा सा पार्ट, क्योंकि अवयव बहुत सारे होते हैं, सभी का सारणिक हम नहीं निकाल सकते हैं, केवल हम सारणिक निकाल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ही। क्लियर। अब हम आपको सारणिक का मान निकालना सिखाएंगे 2x2 के ऑर्डर का और 3x3 के ऑर्डर का, लेकिन उससे पहले आपको इनमें डिफरेंस बताएंगे। एक दो डिफरेंस देख लीजिए फिलहाल, उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी डिटरमिनेंट तब देख लेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या है, रिप्रेजेंटेशन में अंतर है। डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। हिंदी वाले समझ गए होंगे अंतर सारणिक और अवयव के बीच में। लिख दे रहा हूं, सारणिक और अवयव के बीच अंतर। बच्चों देखिए एक तो रिप्रेजेंटेशन में अंतर होता है, सारणिक को
इस साइन से तथा आव्यूह को इससे और इससे व्यक्त करते हैं। बच्चों थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं पहले इसमें, पढ़ाई बहुत गहराई दे। धन्यवाद। बस धन्यवाद गहरा न करना चाहिए, अपने न करना चाहिए, सॉरी। देखिए बच्चों, इंक डाल दी हमने। देखिए, एक सारणिक संख्या ही होती है अर्थात एक अंक एक मान ही होता है, जबकि आव्यूह एक संख्या नहीं होती है। या ये कहें, किसी भी आव्यूह को संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं हर किसी आव्यूह को, जबकि प्रत्येक सारणिक को एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 ये आव्यूह ही है, इसको कोई हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। बच्चों ये भी एक आव्यूह ही है, इसको भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू या अंकित मान या एक संख्या नहीं दे सकते हैं जब तक ये आव्यूह का इस पर साइन रहेगा। जैसे ही ये आव्यूह का साइन हट जाएगा, 2 डंडे आ जाएंगे, तो फिर वो आव्यूह नहीं रहेगा, फिर वो डिटरमिनेंट हो जाएगा, सारणिक हो जाएगा, और सारणिक को तो हम एक संख्या का मान हम दे सकते हैं। और देखिए, ये आव्यूह ही है, इसको खाली 2 नहीं लिख सकते हैं हम जब तक ये आव्यूह का साइन रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको डिटरमिनेंट का रूप दे देंगे, ये एक अंकित मान हो जाएगा। तो देखिए, ये संख्या नहीं है, केवल आव्यूह है। जबकि और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2 ये संख्या है। अर्थात इनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्या के रूप में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इनको नहीं। तो अंतर समझ में आया कि किसी भी सारणी को एक न्यूमेरिकल नंबर का रूप दे सकते हैं, लेकिन आव्यूह को नहीं दे सकते हैं। क्लियर? अगला डिफरेंस देखते हैं बच्चों। यदि किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करते हैं, तब उस संख्या की गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में होती है। प्रत्येक अवयव में होती है, जबकि जब किसी सारणिक में किसी संख्या या अचर संख्या बोलो से गुणा करते हैं, तब
उस संख्या की गुणा केवल सारणिक के एक पंक्ति में या एक स्तंभ में होती है क्लियर। ये मैंने आपको 3 डिफरेंसेस लिखवा दिए हैं बच्चों, 2-3 डिफरेंस और बताने हैं। सो आज के लेक्चर में कुछ सवाल देख लेते हैं, नहीं तो पूरा थ्योरेटिकल से ही हो जाएगा, आज का टाइम पूरा लिखवा देंगे डिफरेंस। बाकी देखिए सारणिक का एक्सपेंड करना सीखते हैं। एक्सपेंड ऑफ ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट्स, 2 ऑर्डर के सारणिकों का विस्तार कैसे करते हैं। देखिए A1 A2 B1 B2 ऐसे करते हैं हम एक्सपेंड। पहले गुणा करते हैं हम इसकी A1 B2, फिर बीच में साइन लगाते हैं माइनस का फॉर्मूला के रूप में, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी A2 B1। आंसर बच्चों अब 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करने से पहले आपको साइन समझाते हैं। देखिए आपका लिखते हैं हम 3 ऑर्डर का A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, या इस तरीके से मत लिखिए आप दूसरे तरीके से लिखें। आप लिखें इस तरीके से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बच्चों सबसे पहले हमें साइन देखना है। साइन इसका ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यही साइन क्यों होता है, ऐसे ही क्यों होते हैं, इसका प्लस ही क्यों होता है, इसका माइनस ही क्यों होता है। देखिए A11 एक फॉर्मूला होता है जनरल में, क्या होता है Aij = -1 की पावर i प्लस j। तो सबसे पहले हम A11 का निकालें तो -1 की पावर i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1। -1 की पावर क्या हो गया 2, तो चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस का 1, इसलिए A11 की वैल्यू प्लस। अब देख लीजिए एक इसकी A23 की फॉर्मूला वही -1 की पावर i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, तो -1 की पावर 5, तो ये माइनस। अब आप समझ गए होंगे कि यदि यहाँ पर ये सम जोड़कर और आएगा तो माइनस, या ये कहूँ इन नंबर्स का सम अगर ऑड होगा विषम होगा तो माइनस का साइन, अगर इन नंबर्स का सम ये इवन होगा तो साइन प्लस होगा। इस तरीके से इन साइनों का निर्धारण किया गया है। अब आपका मैं एक्सपेंड बताता हूँ ऑर्डर 3 का। देखिए या एक्सपेंशन जो भी लिखें, एक्सपेंड ऑफ ऑर्डर 3 या 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। बच्चों देखिए 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, जरा देखें। हमने लिखा यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बच्चों 3 ऑर्डर है इसका मतलब है कि इसमें 3 ही पंक्ति हैं और 3 ही इसमें स्तंभ है। जब हम एक्सपेंशन करते हैं एक्सपेंड करते हैं तो हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं, अर्थात किसी भी स्तंभ को
या किसी भी पंक्ति को हम ले सकते हैं, एक्सपेंड कहते हैं विस्तार करने को, ले सकते हैं। चलो हम सबसे पहले प्रथम पंक्ति लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रथम पंक्ति। आप जानते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों को मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। और अगर कोई बालक मैट्रिक्स में नहीं था तो यहाँ देख लो, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और ये इसके अंदर लिखे गए हैं ये अवयव है। तो बच्चों हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ? एक्सपेंडिंग एलोंग R1, अर्थात इसका मतलब है R1 प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर। देखिए बच्चों, प्रथम पंक्ति में क्या है? यहाँ पहला अवयव A1। आप बच्चों एक बात ध्यान रखें, जो अवयव यहाँ लेंगे वो अवयव जिस रो में है और जिस कॉलम में है, अर्थात जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, उसे बंद कर दें। तो ये पंक्ति बंद हो जाएगी और ये पहला ही स्तंभ है, ये भी बंद हो जाएगा। जो बचेगा उसे आप सारणिक में लिखेंगे दो ऑर्डर के में, B2, B3, C2, C3। क्लियर? अब इस R1 का अगला अवयव है A2, और इस A2 का साइन मैं आपको समझा चुका हूँ माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस A2। बंद करेंगे, ये A2 प्रथम पंक्ति में है, प्रथम पंक्ति को बंद करेंगे। और स्तंभ किस में है? सेकंड स्तंभ में है, तो इस सेकंड स्तंभ को बंद करेंगे। अब जो बचेगा, क्या बचेगा? ये बचा B1 C1 और ये बचा B3 C3। इसके बाद इस रो में अगला अवयव है आपका A3 लिखेंगे। अब ये A3 किस पंक्ति में है? प्रथम पंक्ति में है बच्चों। और स्तंभ कौन सा है? स्तंभ है लास्ट वाला, ये, इसको बंद कर देंगे। अब बचेगा क्या? ये, इन्हें लिखेंगे B1 C1 B2 C2। इनका एक्सपेंड करना आता ही है। तो देखिए A1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे B2 C3, बीच में साइन माइनस का, C2 B3 माइनस A2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें B1 C3, इसकी इसमें माइनस लगाने के बाद C1 B3 प्लस ये A3, इसकी इसमें B1 C2 माइनस C1 B2। इस और फिर इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? सभी विद्यार्थियों को ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करना आ गया होगा, उम्मीद है। अब हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और जो शेष होगा वो आपकी एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। 4.1 में बच्चों मैं पहला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आपको, दूसरा नहीं करा रहा हूँ, चलो दूसरा और दूसरे का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है इसमें। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। आपको पता है इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम। पहले इसकी गुणा करनी है तो कॉस थीटा की कॉस थीटा में, बीच में फॉर्मूला माइनस होता है, फिर साइन थीटा की माइनस साइन थीटा में। बच्चों कॉस थीटा की कॉस थीटा में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकल के आएगा प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा की साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आप सब जानते हैं 1। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है बच्चों। इफ
ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट दे रखा है ये डिटरमिनेंट, तो क्वेश्चन 3 पढ़ लिया मैंने। इसमें दे रखा है डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये आपका x प्लस 1 और ये आपका x प्लस 1। बच्चों तरीका वही है, ये क्वेश्चन यहाँ तक ऊपर हो गया। अब नीचे का ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, फिर माइनस लगा कर ऐसे इसकी इसमें करेंगे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस इसकी इसमें करेंगे x प्लस 1 एक्स माइनस। बच्चों करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक लाइन बड़ी होगी इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ। x प्लस 1 मुझे इसमें भी और इसमें भी दिखाई दे रहा है, यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ माइनस एक्स माइनस करना। आगे देखिए x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1, कुछ कटा नहीं बच्चों। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, आप चाहें तो यहाँ छोड़ दें, और अगर नहीं चाहते तो इसकी और मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, और बच्चों अब एक की x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर और एक प्लस ये, तो माइनस का 1x स्क्वायर 2x, ये 2x कट गया, क्या बचेगा प्लस का 2। आंसर चेक करते हैं बच्चों, देखिए आंसर 4.1 का x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लियर बच्चों। इसके बाद उम्मीद है समझ में आ गए होंगे दोनों ही क्वेश्चंस, आसान है। अगला देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक से हैं, 3 2 ऑर्डर का है, 4 3 ऑर्डर का है, इसलिए मैं क्वेश्चन 4 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें दिया है इफ a इज इक्वल टू, ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों 2 है, बस 3 है, बस वो 2 ऑर्डर का है। स्वयं करेंगे 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4, देन सो दैट या देन प्रूव दैट, एक ही बात है, कुछ भी लिखिए आप, तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, मॉड ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू मॉड ऑफ a। बच्चों इस क्वेश्चन में 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट भी एक्सपेंड करना आ जाएगा। देखिए LHS लेने से पहले आप 3a निकालें, a में 3 से मल्टीप्लाई करें। आपको प्रॉपर्टी लिखवाई अभी कि आव्यूह में किसी अवयव की मल्टीप्लाई करते हैं तो उस अवयव की मल्टीप्लाई गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में होती है। करें 3 एकम 3 3 0 0 3 0 0, अब इसकी 3 0 0 3 एकम 3 3 0 3 की इसमें 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब ये 3a, अब इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखते हैं, LHS का यूज करते हैं। अब लिखते हैं LHS मॉड ऑफ 3a, तो ये आव्यूह न होकर सारणिक हो जाएगी 3 0 3 0 3 6 0 0। बच्चों एक्सपेंड करना है, अब आपको सारणिक है 3/3 ऑर्डर का, और आप जानते हैं एक्सपेंड हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रो अर्थात पंक्ति या कोई स्तंभ कॉलम ऐसा हो जिसमें अधिकतम 0 है या ज़्यादा से ज़्यादा 0 है, तो हम उस कॉलम या स्तंभ, उस कॉलम या उस रो का यूज करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हमें मिल जाए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है।
देखिए मुझे इसमें फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो दिखाई दे रही हैं और थर्ड रो में तो मैं फर्स्ट कॉलम ले रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अर्थात विस्तार करने पर एलोंग सापेक्ष, किसके सापेक्ष C1, इसका मतलब है C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो बच्चों सबसे पहला अवयव क्या है C1, 3, चिन्ह क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस प्लस, या ऐसे गिन लो प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस का 3। तो ये बंद आपको बताया था, जो अब ये बाहर लिखा जाएगा वो जिस रो में और जिस कॉलम में वो बंद हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद, बचा क्या हमारे पास 3 0 6 12। अब ये भी हमने खत्म कर दिया ये। अब इसका अगला अवयव क्या है 0, इसका साइन क्या पढ़ा था प्लस माइनस प्लस, ऐसे पढ़ लो या ऐसे, ये प्लस का, इसके बाद इसे पढ़ोगे तो माइनस का, इसका पढ़ोगे तो माइनस का, तो ये माइनस का 0। अब ये 0 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है, ये बंद। जो बचे क्या बचे 0 3 और 0। बच्चों एक बात कहूँ, यदि यहाँ 0 आ जाएगा तो यहाँ कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी आ जाएगा सरल करके 0 के साथ गुणा करके 0 ही हो जाएगा। चूंकि पहला क्वेश्चन है 3/3 ऑर्डर का, इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। इसका अगला अवयव भी क्या 0, साइन इसका क्या प्लस माइनस प्लस, तो अब की बार लिखेंगे प्लस 0। क्या बचेगा सेकंड कॉलम नहीं, सेकंड रो नहीं, अब थर्ड रो बंद हो जाएगी और ये फर्स्ट कॉलम जो बचा उसे लिखेंगे हम 0 3 और 3 6। देखिए जरा सॉल्व करते हैं। अब तो आप पर आता है, ऐसे गुणा करेंगे 12 की 3 में तो 12 की 36 हो जाएगा, फिर 6 की 0 में करेंगे 6 हो जाएगा। अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ कुछ भी आए 0 है तो इसका मान 0, ऐसे ही यहाँ प्लस 0 है, यहाँ कुछ भी आएगा तो 0 ही होगा। 36 में 0 हटाएंगे, 36 और 36 की 3 में गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा। बच्चों LHS हो गया 108। और RHS देखते हैं। RHS है 27 इंटू मोड ऑफ A। तो यहाँ करते हैं बाकी का काम, इजिकल टू 27 इंटू मोड ऑफ A लिखते हैं। A क्या है 1 0 0 0 1 0 1 2 4 27। बच्चों एक्सपेंड उसी तरीके से करना है हमें, यहाँ लिख दिया मैंने एक्सपेंडिंग एलोंग C1, मतलब प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो बच्चों सबसे पहले आप एक बात देखिए, इसमें यहाँ क्या है 1, ये 1, ये कॉलम और ये रो 1। क्या बचा आपका 1 0 2 4। अब ये रो खत्म, पहला स्तंभ तो बंद होगा ही। अब कौन सा स्तंभ, अब क्या बंद होगी दूसरी रो। क्या बचा 0, पहले लिखना है आपको ये 0 और चिन्ह क्या होगा इसका माइनस। तो क्या बचा ये बंद और ये बंद, ये 0 और 1 और ये 0 और 4। अब बच्चों ये ले लिया ये ले लिया, अब ये और इसका साइन क्या 0 प्लस माइनस प्लस 0। अब ये किस में है फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो में है, तो ये बंद बचा क्या 0 1 1 2। देखिए बराबर के नीचे बराबर लगाएं आप 1। इसको सॉल्व करता हूँ, 4 1 4 माइनस 2 0। मुझे एक बात बताइए, ये 0 यहाँ कुछ भी हो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 0 ही आएगा, ऐसे ही ये भी 0 ही आएगा। 4 में 0 घटाएंगे 4, 4 1 4, 27 गुना 4। बच्चों ये भी 108 ही होता है। तो अपना देखें LHS और RHS दोनों कैसे आ गए सेम, तो इम्प्लाई कर गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो लिख देंगे हेंस अतः मॉड ऑफ कितना 3A इज इक्वल टू
27 इंटू मॉड ऑफ ए। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को, उम्मीद है। एक बार फिर से समझ में, आपको ये आगे दे रखा है, आपको इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो ए में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने क्या लिख दिया 3 ये ए मैट्रिक्स है। और मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक्स में जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी अवयव में होती है। तो इस 3 की गुणा हर अवयव में हो रही है। अब इस 3a का मॉड अर्थात सारणिक निकाल दिया हमने। सारणिक विस्तार करना आप जानते हैं। विस्तार क्या है बच्चों? कि हम विस्तार किसी भी कॉलम या किसी भी पंक्ति के सापेक्ष करते हैं डियर स्टूडेंट्स। किसी भी स्तंभ या किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम करते हैं। तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जीरो किस स्तंभ में है या किस पंक्ति में है, उसी के सापेक्ष कर देते हैं। कैलकुलेशन आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो हमने यहाँ C1 ले लिया और ये R3 है, दोनों में 2 जीरो हैं, तो हमने C1 का चयन किया। C1 क्या? प्रथम स्तंभ। तो लिख दिया एक्सपेंडिंग अलोंग C1। आप लिख सकते हैं प्रथम स्तंभ के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष विस्तार करने। विस्तार करने का नियम वही है। सबसे पहला अवयव 3, इसका चिन्ह प्लस का, फिर ये 3 जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में है वो बंद कर देंगे। इस स्तंभ में है, प्रथम पंक्ति में है, ये अवयव बचे हैं, ये यहाँ लिख देंगे। फिर इस स्तंभ में अगला अवयव 0 है, इसका साइन प्लस माइनस है, -0 लिख दिया। अब ये प्रथम स्तंभ में है और द्वितीय रो में है, तो 0 3 बचे और 0 12 बचे, ये लिख दिया। अब इसका अगला अवयव फिर 0 है, साइन प्लस माइनस प्लस 0 लिख दिया। और अब ये प्रथम स्तंभ गया और ये तीसरी पंक्ति गई, ये बचे, ये लिख दिए। और यहाँ के बाद तो ये आप पर आता ही है। फिर उसी प्रकार से RHS बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया। अब एक्सपेंड करने में 5वें क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं। एक पार्ट इनमें से देख लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का मैं अब आपको क्वेश्चन कराता हूं सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 5 में सेकंड पार्ट में आपको डिटरमिनेंट दे रखी है 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। बच्चों आपको ऑर्डर 3 दिखाई दे रहा है, 3 ही पंक्ति हैं, 3 ही स्तंभ हैं। हम किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। तो देखिए R1 के सापेक्ष हिंदी में लिख रहा हूँ, सापेक्ष विस्तार करने पर R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। देखिए सबसे पहले 3 लेना है हमें, इसका साइन प्लस। फिर आपको बताया कि जो ये बाहर लिखते हैं वो किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है वो बंद कर देते हैं। ये प्रथम पंक्ति में है और प्रथम स्तंभ में है। अब हमारे पास ये बचा, ये लिखना है 1 - 2 3 1। अब बच्चों अगला अवयव इस पंक्ति का -4। ध्यान सुनना, क्या है अवयव? -4। लेकिन इसका साइन क्या होता है? ये प्लस का, फिर ये किसका होता है? माइनस का, माइनस। और ये अवयव लिखते हैं, अवयव क्या है? -4। माइनस तो साइन ये वाला, और फिर अवयव लिखते हैं, अवयव है इसका -4। अब ये फिर से मॉड लिखेंगे। ये -4 किस पंक्ति में? प्रथम में। और किस स्तंभ में है? दूसरे में। तो अब ये बंद हो जाएंगे, बचेगा क्या? ये और ये 1 2 -2 1। अब इस पंक्ति का अगला अवयव ये 5। और बच्चों इसका साइन क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, +5 लिखा जाएगा। बंद क्या हो जाएगा?
ये प्रथम पंक्ति और ये थर्ड स्तंभ। क्या बचेगा? ये 1 2 1 3। क्लियर बच्चों? अब यहाँ के बाद अब पर आता है ऐसे मल्टीप्लाई 1 एकम 1, देखिए साइन माइनस का, और 3 की गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 6। देखिए माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 एकम 1 माइनस फॉर्मूले का, और 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे बच्चों तो -2 दूनी 4। अब ये प्लस का 5, 3 एकम 3 -2 एकम 2, 3 1 माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस 4, 1 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 5, 3 में 2 घटाएंगे 1, 6 और 1 7 लिख रहे हैं। 3 गुणा 7 प्लस 4 गुणा 5, देख लो 4 में 5 प्लस 5 एकम 5, 7 3 21 और ये 5 चौक 20 और ये 5 बच्चों 20 और 21 41 और 5 46 आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बाकी के पार्टों करके रहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है बच्चों। ए दे रखा है, इसका मोड नहीं, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए आप 7 और 8 एक से हैं। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं दोनों में से मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो 7 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं आपको मैं। क्या है? 2541 इज इक्वल टू 2x 6 और 4x। बच्चों उसने कहा कि यदि इतने बराबर इतने तब x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है और ऐसा ही 8वां है। तो क्या है? दोनों तरफ डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए। 2 एकम 2 माइनस 5 चौक 20, इधर करिए 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 2 माइनस 20 माइनस का 18, 2x स्क्वायर माइनस का 24, इस 24 को इधर ले आएंगे प्लस 24 माइनस 18, 2x स्क्वायर, 24 में से 18 घटाएंगे 6 बचेगा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6/2 3 हो जाएगा। अब वर्गमूल करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों के। क्वेश्चन नंबर आप 7 का सेकंड पार्ट स्वयं करें, इसी तरीके से है। 8 का अकेला सार है, चॉइस में विकल्प दे रखे हैं आंसर में, आप सॉल्व करें और 4 ऑप्शन है x के मान के सही करेक्ट निशान लगाएं कौन सा है। तो बच्चों आज के लिए इस एक्सरसाइज में इतना ही। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल एक्सरसाइज जब पढ़ाएंगे तो बच्चों ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल पढ़ाई जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और बाकी के जो 2 या 3 डिफरेंस रह गए हैं वो लिखवाने हैं आपको। तो बच्चों हमने आज डिटरमिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही गहराई के साथ पढ़ाया है। डेफिनेशन ऐसी पढ़ाई है कि जो आप भूलोगे नहीं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ ये लेक्चर समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो एक्सरसाइज के, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर कराएं, और दोस्तों को शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराएं हमारे चैनल को, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।